मारे दे। कभी कभी जिंदगी के तार इतने उलझ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता उन्हें सुलझाएं कैसे। तो ऐसे में स्थिर होकर विचार करें, क्योंकि कहते हैं कि विचार भी उपचार की तरह काम करते हैं। तो विचार करें तो न सिर्फ उलझे तार सुलझेंगे, बल्कि और भी कई ऐसे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे जिनका सीधा ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होता है। तो विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, अच्छा सोचें और अच्छा ही बोलें। जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक रवैया रखें। फिर देखिए, खुद ब खुद हो जाएगी आपकी राह आसान। और जीजी भाया के साथ आप भी कहेंगे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और ये है मेरी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और ओछे माँ को छोटो सो भाइयों अजहर। अच्छा जीजी, हाँ? आज देखो था ना, एक बात बताऊं मैं। कहीं आज को एक तो दिन बड़ो खास है। हाँ बिल्कुल। क्यों खास है वो तो बार मैं बताऊं था ना, लेकिन सागे सागे थे अति खूबसूरत, अति अच्छी बात, अति चोखी बात बोली था कि जीवन में है ना थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी कि ये आपा धापी में आप यहाँ दौड़े जावा, भागे जावा, थोड़ा सो शांति भी रखा बहुत जरूरी। और देखो, जब आप सेवा, सुरक्षा, शांति की बात करा ना, तो दिमाग में एक छवि आवे। अब वो छवि कौन सी है? हाँ। मैं देखो वो तो बता चू था ना, लेकिन पहले अब वही हमेशा की तरह 4 लाइना तो मैं भी बोलूं। बिल्कुल। तो देखो क्या करे ना कि जन प्रहरी जनता रक्षक, जन प्रहरी जनता रक्षक, लक्ष्य लोक कल्याण। जन प्रहरी जनता रक्षक, लक्ष्य लोक कल्याण, खाकी पैर्या ए रखवाड़ा, हाँ। व्यक्तित्व कर्म प्रधान। कई बात है। खाकी पैर्या ए रखवाड़ा, व्यक्तित्व कर्म प्रधान। सुख हो या दुख, उत्सव हो या शोक, सुख हो या दुख, उत्सव हो या शोक, डटा रहे ये बलवान। और आपा मिलर भी ये पूरा महकमा ने करा एक सलाम। और सागे सागे काई कहवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो जी समझ तो थे गाँव ला, बहुत चौकी बात बोली भाया। महकमा की बात कर रहे हो। बिल्कुल, हमारे ख्याल से तो हमारा सकला दर्शक भी समझ गया, क्योंकि आज आपा 76 वो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मना रहा। तो सगला दर्शकां ने पहली तो बहुत बहुत बधाई। और ये सेवा, सुरक्षा, शांति की आप जब बात करा ना, आपने वो कहना कि सरहद पे खड़े जो सिपाही जवान है ना, वह तो सिर्फ मतलब वह तो बिल्कुल अपना देश की रक्षा करे, लेकिन देश की सीमा का भीतर रहकर देश की जो रक्षा करे है ना, वह असल में ये अपना राजस्थान में ये पुलिस महकमा का पूरा जो अपना पूरी जो भारतीय पुलिस है। और आज खास बात आया है कि अपना अलबेलो राजस्थान का मंच पे और राजस्थान पुलिस को स्थापना दिवस है। तो जीजी पिछली बार तो देखो थे, आज का पावना की बात तो मैं बताऊं था ना, लेकिन हाँ, इससे तो पहले था ना बताऊं एक बात। पिछली बार पावना अपनी जो आई है, अपनी मेहमान रही रजनीगंधा जी, तो थे हमारी आंखें बंद करा दिया। लेकिन देखो आज मैं ऐसा कोई काम को नहीं करूँ, मैं तो उल्टिया था कि आंखें खोल दूलो आज। अच्छा है ना। तो देखो आंखें तो खुली रखो, ठीक है ना। और बिल्कुल चुप्पी साधो, और कान चाहे तो बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत को ना। क्योंकि तस्वीर में है ना दीख बा में थाने बहुत कुछ पता लग जाओ। तो आओ पहले देखा आपा वो तस्वीर बयान कर दे, तस्वीर बहुत कुछ बयान कर दे कि एक तस्वीर जो है 1000 से ज्यादा शब्द से ज्यादा प्रभावी हुए। तो आओ पहले वो प्रभाव देख ले आप, बात करा।
जी पहचान का के कौन है आज का पावना अपना बताई दे, दर्शक इंतजार कर रहे हैं आज का अपना पावना है सेवानिवृत्त महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस श्री प्रसन्न कुमार खमेसरा जी। प्रसन्न कुमार खमेसरा सर था को घणो घणो सेंसु पहले तो स्वागत करा मैं था काई मंच पे। हाँ, आप सभी ने मारो गणो नमस्कार और पुलिस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी। पुलिस स्थापना दिवस री पूरे राजस्थान प्रदेशवासियों ने मारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मारा सारा साथी जवान और अधिकारियों ने जो देश की सेवा में तत्पर है उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। पुलिस स्थापना दिवस के बारे में कहवे ने वो खाली मतलब उत्सव को ने मतलब भरोसा को, विश्वास को, जिम्मेदारी को कहीं से जश्न छे। जश्न छे। और जी एक बात और बताऊं जश्न से जो मैंने याद आओ जो तो आपा सगड़ा मिलकर जश्न मनावा ना, त्योहार मनावा। बार में देखियो बार 14 मार्च में जब आपा होली मना दिया ना तो जंदाड़े शुक्रवार भी हो तो मुसलमाना का ताई तो वो कहते जुम्मा की नमाज पढ़वा को एक पावन दिवस हो, और अपना जो हिंदू भाई है सनातनी भाई है बा कहता ही जो है भाई होली मनावा को पर्व हो, होली को पर्व हो। अब देखो जी दो त्योहार मैं यहाँ देखियो कि वो खाकी वर्दी में जो अपना रक्षक रखवाड़ा है ना फरिश्ता की मानिंद बैठे हैं, फरिश्ता की मानिंद आप ध्यान रख रहे हैं और यहाँ ध्यान इतना ध्यान रख रहे हैं। मैंने देखकर मैं एक बार तो जज्बाती हो गो कि यहाँ का त्योहार को नहीं हुआ करेगा यहाँ बंदोबस्त में लगे कौन सी मिट्टी का बनेड़ा है ये। जब भी मैंने जवाब दिया आज देश की मिट्टी है ना तो भाई इको ऋण मैं हमेशा याद रखा, हमेशा मैंने ध्यान रहे कि जो सीमा पे खड़ा सिपाही है ना जितनी जिम्मेदारी के साथ सीमा पे अपनी देश की रक्षा करे तो सीमा का भीतर रहे माँ को भी फर्ज है वो अपनी रक्षा करे, आपनो फर्ज बाखू भी निभा रहे तो भाई वही तो है जिम्मेदारी। पहले देखो मारा तो बिल्कुल बगैर कि रोंगटा जो है ना खड़ा हो चुका है और आज मैं खड़ो तो को नहीं हो सकूं लेकिन मैं फिर भी एक सलाम सर से बिल्कुल बिल्कुल सलाम और सलामती पेश कर वो चाहूँ था सगड़ा पे। और सर अब था से वो जानबो चाहूँ कि राजस्थान पुलिस जो तो नाम आप पढ़ पा रहे हैं 16 अप्रैल 2025 आज आप वो जो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मना रहे हैं 76वां अब 76वां और अब की बार तो 3 दिवसीय मनाया आप और बता दो तो सर मैं था सो वो जानबो चाहूँ सैसु पहले राजस्थान पुलिस काई है था के लिए क्योंकि सर थे खुद महकमा का हो अति बड़ी डेजिग्नेशन इतना बड़ा पद पे थे रेड़ा हो लेकिन इससे पहले था सो जानबो चाहूँ सर राजस्थान पुलिस एक आम नागरिक की बात करूं चाहे पुलिस महकमा की बात करूं और कहीं है सर वो जो अभिमान है उन्हें शब्द में किया बयां करो सर। देखो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त राजस्थान अलग अलग रियासतों में डिवाइड था जी। तो 16 अप्रैल 1949 को हमारी जितनी भी रियासतें थी उन सब की पुलिस का एकीकरण करके और इसी उपलक्ष्य में जब राजस्थान पुलिस का गठन स्थापना की गई तो हम लोग राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाते हैं और ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारत की पुलिसिंग में राजस्थान पुलिस का नाम हमेशा बहुत ही सर्वोच्चता तथा बहुत ही प्राइड के साथ लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है सर और अपने आप में मैं कहता हूँ जितना कहूँ उतना कम है। बलिदान का अगर कोई पर्याय अगर कहा जाए तो ये शायद ये महकमा ही है जो हमें जो है इतनी कहते हैं कि प्रसन्नता के साथ और अपने अपने उत्सव मनाने के लिए अपने अपने वो कहते हैं शोक सुख दुख हर घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो और भाई जो 3 दिन की गतिविधियां हो रही है भी में तुम देखो कि बच्चा से लेकर बड़ा ताई मतलब अति गतिविधियां हो रही है। कहीं तो ब्लड डोनेशन की बात करा आप बच्चा ने मतलब ले जाओला और उन्हें दौरा कराओला सब जने बताओला कि कहीं पुलिस काम करे छे और कहीं काम छे पौधारोपण का काम हो रहा है या पेंटिंग और ड्राइंग का अपना कंपटीशन हो रहा है। तो अति सारी गतिविधियां ने पुलिस के महकमा के मायने कहीं सामंजस्य बिठाओ। एक्चुअली राजस्थान पुलिस दिवस के दिन और न केवल इसी दिन बल्कि अन्य दिवस पे भी राजस्थान पुलिस ने अपने सामाजिक सरोकारों को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। हम जैसा आपने कहा कि देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा को तो पूरा न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि देश की पूरी पुलिस बल्कि जितने भी जवान और अधिकारी है मिलके उसकी जो भी हमारे उद्देश्य हैं उसको पूरा करने की तरफ काम करते हैं। सीमा पे हमारी फ़ौज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन देश के अंदर की जहां आंतरिक सुरक्षा की बहुत सारी चुनौतियां हैं तो उसको पूरा करने के लिए पुलिस बल का बहुत सक्षम और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ना उन दोनों दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। और मुझे गर्व है कि राजस्थान पुलिस हमेशा आप कहीं भी देखिएगा राजस्थान पुलिस हमेशा कभी ब्लड डोनेशन कैंप हैं, कभी वृक्षारोपण हैं और कभी और भी किसी माध्यम से समाज के सारे सरोकारों के साथ जुड़ी रहती है। और न केवल सुरक्षा जो हमारी एक बहुत सर्वोच्च हमारी एक उद्देश्य रहता है उसके लिए तो हम सभी लोगों के साथ में मिलकर
24 घंटे जैसे आपने कहा लगातार बिना थके 24 घंटे साल भर और पूरी नौकरी भर हमारे जवान काम करते रहते हैं और किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं, लेकिन मुंह पे कभी शिकन नहीं लाते और काम करते रहते हैं। और जी एक बारे में तो देखो एक बात और मैं बताऊं बहुत जरूरी समझूं, ये मंच पे अपनी मेहमान रही थाने ध्यान है रानू शर्मा जी, रानू मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसीपी है ना। तो बाकी मैं बात बताऊं, बाकी एक तस्वीर जो मैं देखी हो ना तो मैं बहुत मतलब रोक कौन पाया अपना अपना, और आप बात बताएं क्यों, क्योंकि हाथ में तो दूध मुही बच्ची, हाँ वो फर्ज जो माताओं बागो फर्ज है वो भी निभा रही है, हाँ। और बी के सागे सागे जो पुलिस महकमा को फर्ज माने और लड़ो ना, हाँ, भी निभा रही और कह रही थी कि रात ने भी गश्त करी, हाँ। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जी बच्चा ने लेर बिना बांध और फिर गश्त पर निकली। तो सर ये जो अपने आप में जो जज्बा है सर, ये कहाँ से आता है, ये आपसे जानना चाहेंगे सर हम। एक्चुअली आप ये पाएंगे कि न केवल मैं किसी पर्टिकुलर अधिकारी के लिए भी नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी राजस्थान पुलिस में, क्योंकि बात आपने महिला अधिकारी के लिए कहा है, तो अनेक ऐसी महिला अधिकारी और पुलिस की नीचे वाले स्टाफ में भी ऐसी बहुत सी कर्मचारी कार्यरत हैं जो 24 घंटे, और आप समझ सकते हैं कि क्योंकि किसी महिला के साथ कितनी कितनी बच्चे भी होते हैं, सब चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं घर की भी देखनी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हुए गर्व होता है कि आज जितनी भी राजस्थान पुलिस में महिलाओं का जो भी फोर्स है, परसेंटेज है, वह सभी अपनी ड्यूटीज़ पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरी कर रही हैं। और इसके लिए हमें हमारे सर्वोच्च अधिकारी और जो हमारी सरकार है, उन्होंने जो राजस्थान पुलिस को एक सक्षम महिला पुलिस बल भी दिया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारे जितने भी पुलिस जवान हैं, अधिकारी हैं, वह भी ये कहने की बात नहीं है, बार बार इस चीज़ को कहना भी ऐसा लगता है, लेकिन अपनी पारिवारिक, जैसा आपने कहा कि होली पे और इस तरीके के जब मिक्स त्यौहार आ जाते हैं, तो ये बात तो सही है कि हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, जब ऐसी विकट परिस्थितियां जब आती है, और इवन सामान्य दिनों में भी ऐसी रोज़ कितनी परिस्थितियां बनती जो लाइमलाइट में नहीं आती। इस बार तो ये बहुत ज़्यादा जैसे लाइमलाइट में रहा जी, लेकिन ऐसे अनेकों ऐसे अफसर किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की लाइफ में आते ही रहते हैं। तो वहाँ अपने त्यौहार, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे त्यौहार, जनता की सुरक्षा अगर सही हो जाती है तो उसी में हमारा त्यौहार बन जाता है। क्या बात कही है, वाह बहुत ही वाह वाह खूबसूरत सर। बात कही है। ये मुझे लगता है जो आज तक मैं जिस डेफिनेशन को तलाश रहा था, जिस परिभाषा को ढूंढ रहा था, वो आज मुझे मिली है कि उनका जो त्यौहार है वो एक्चुअली जो हमारे चेहरों पे जो मुस्कान है ना, हमारे चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, हमारी जो खुशियाँ हैं, बस उसी को देख के मुझे लगता है वो लोग त्यौहार मना रहे हैं। वो शांति और सद्भाव के साथ जो तो निकल सेवा, जाए, सुरक्षा, बहुत शांति अच्छे का से। जो ये ध्येय है, और जो कहते हैं ना कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, वो जो उद्देश्य है उसे लेकर चलना सर अपने आप में बड़ा कमाल है। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पे, राजस्थान पुलिस या पुलिस महकमे में आना आपका यह हमेशा से सपना था या कोई संयोग ऐसा था? सर आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली इसमें दोनों बातों का मिक्स है, क्योंकि मेरे दादाजी एक प्रशासनिक राजस्थान सरकारी सेवा में ही प्रथम श्रेणी अधिकारी रहे हैं, और फादर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD में रहे हैं। तो डेफिनेटली एक झुकाव गवर्नमेंट की सर्विस की तरफ रहा है। और लेकिन इसमें जैसे मैंने पढ़ाई जब की तो मैंने MBA किया था। उस ज़माने में MBA बहुत कम लोग उस वक्त किया करते थे जी। और जब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ तो एज ए DYSP उस वक्त मैंने दो ही चॉइस बेसिकली मेरी रही थी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान पुलिस सेवा। जी। तो उसमें मेरा नंबर राजस्थान पुलिस सेवा में आया, और आज पूरी 35 साल की नौकरी करने के बाद मुझे लगता है कि जिस सेवा में मेरा नंबर आया वो मेरे लिए सबसे बढ़िया थी। वाह वाह वाह, मतलब ये जो मुझे लगता है, वैसे कहते हैं ना कि कई लोग बताते हैं कि एक तरफा प्यार एक तरफा इश्क, यहाँ प्यार दो तरफा था कि आपने भी चुना और इस महकमे ने भी आपको चुना। ये बड़ा कमाल है सर, अपने आप में बहुत ख़ास है, ये बात अपने आप को बनाती है। तो सर उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, एक बार जब आप वो कहते हैं उस खाकी वर्दी को पहन लेते हैं, उस जिम्मेदारियों को पहन लेते हैं अपने साथ, और फिर आपका लक्ष्य एक ही होता है, जैसा कि मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ, इस जो समाज है, इसको जो व्यवस्थाएँ हैं ये बिल्कुल निपुणता से चलती रहें, किसी तरह का कोई अवरोध ना हो। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे वृतांत भी आपके साथ हुए। अगर मैं बात करूं एक प्रयोग की, छोटी सादड़ी प्रयोग, क्यों दिमाग में आया
और वो कहते हैं सर होता तो सबके पास है, लेकिन दिमाग वही जो वक्त पे काम आए, अक्ल वही जो वक्त पे काम आए। सर आपकी ज़बानी जानना चाहूँगा ये छोटी सादड़ी प्रयोग कैसे जहन में आया, और उसके लिए काफ़ी सम्मान भी आपको मिला, लोगों का प्यार भी मिला, और आपके जो महकमे के ही जो आपके सीनियर्स रहे, आपके जूनियर्स रहे, उनका आदर सम्मान वो भी मिलता रहा। सर आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। ये मेरे नौकरी की शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं डीवाईएसपी छोटी सादड़ी के तौर पे पदस्थापित था। मेरी दूसरी पोस्टिंग एस डीवाईएसपी फील्ड में थी। तब ये ख्याल आया कि क्योंकि और हमारे जब तत्कालीन एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय थे, उनसे इस बारे में काफ़ी विचार विमर्श किया गया, और विचार विमर्श के बाद में ये चीज़ सामने आई कि क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि पुलिस पब्लिक को जोड़ने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जनता के बीच में पुलिस काफ़ी जा रही है, लेकिन आज से 35 साल 30 साल पहले कुछ परिस्थितियाँ अलग थी। तो उन परिस्थितियों के मुताबिक हम जनता के बीच में पुलिस की छवि को, क्योंकि उस वक्त एक बहुत पुलिस की स्ट्रिक्ट और उस तरीके की छवि हमेशा सामने आती थी, जो हम पिक्चरों में कितनी बार देखते थे कि कैसी पुलिस की छवि सामने आती है। जी जी जी। तो जनता को सीधा जोड़ने के लिए एक विचार किया गया, और उसमें हमारे जो तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारीगण, जो डीजीपी साहब वगैरह जो भी थे, और तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी उसमें हमें काफ़ी सहयोग दिया, और इस प्रयोग के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव करने का, और पुलिस लगातार अपने क्षेत्र के हमारे अधिकारी, जैसे मैं उस वक्त डीवाईएसपी था, तो मेरा नीचे के एसएचओज जो रहते थे और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी एसपी, उनका एक समयबद्ध चरणबद्ध एक कार्यक्रम इस तरीके से स्थापित किया जाए कि वो लगातार जनता के बीच में, और जनता को पता रहे कि आज इस दिन हमारे बीच में हमारे पुलिस अधिकारी आएंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे, और जो हमारे बीच में उन दिनों उस जैसे हम 5 गाँवों में उस दिन गए, तो उन 5 गाँवों की हम पंचायत को हमने बेसिक उसमें एक पॉइंट बनाया था। उस पंचायत में गए तो उस पंचायत में क्या केसेस पुलिस के चल रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनको जनता के बीच में बैठ के हम लोग डिस्कस किया करते थे। इवन जो इन्वेस्टिगेशंस थे उसके बारे में भी दोनों पक्षों को बुला के उनको भी आईओएस को निर्देशित किया जाता था कि आप इनको भी साथ में सुनिए, ऐसे जो साथ रहेंगे, कभी डिप्टी भी हर 2 महीने में एक बार रहेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी रही कि उससे लोगों में एक विश्वास पुलिस के प्रति जमा। तो आगे जाके इसको और भी विस्तृत लेवल पे सरकार की तरफ से भी प्रयास करके आज जो हम जनता पुलिस के संबंध देखते हैं वो ऐसे ही प्रयासों की परिणति है। बहुत से लोगों ने ऐसे प्रयास किए, तब जाके आज जनता और पुलिस के बीच में जो हम अच्छा सामंजस्य जो है वो हम देख पाते हैं। कहते हैं ना, आज का युग हर पल एक नई चुनौती है, बावजूद इसके जीवन चलता रहता है। एक बात और कही जाती है ना, किसी महान व्यक्ति ने क्या महान बात कही है कि जहाँ संवाद नहीं होते अक्सर वहीं विवाद होते हैं। वहीं विवाद होते हैं। ये मुझे लगता है कि वो संवाद स्थापित करने के लिए जो प्रयोग किया गया, जो कि अपने आप में बहुत सफल रहा, मुझे लगता है कि आज भी शायद लगातार वो संवाद का होना बहुत जरूरी है। अरे भाया, लोगा में नहीं हो क्या पुलिस ने लेर, मतलब एक छवि है, छवि, और सबका अपना अपना नजरिया है। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो लोगों में भी पुलिस को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हम कह सकते हैं। इसी के लिए अजर जी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये संवाद जो था ये तो सीधा जनता के ऐसे लोगों के जो कुछ समझते हैं पुलिस के बारे में उनके लिए था। कुछ प्रयास राजस्थान पुलिस के द्वारा ये भी किया गया बाद में, और इसमें हमारा भी काफ़ी, मैं सोच सकता हूँ कि हमारा और हमारे कुछ अधिकारियों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। हम कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी को जो गढ़ने वाली बात, बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं या जो नई उम्र के जो बच्चे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पुलिस की छवि वहीं बच्चों के दिमाग में एक बिठा दी जाती है। बिल्कुल, उनको बता दिया जाता है कि कुछ बदमाशी करोगे तो पुलिस आगे पकड़ ले जाएगी। या जैसे पहले पिक्चरों में बताते थे कि गब्बर आ जाएगा, तो गब्बर की जगह लोग बच्चों को पुलिस से डराया करते हैं। तो उस छवि को दूर करने के लिए भी पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स के बीच में और कम उम्र के बच्चों के बीच में एक प्रयास किया गया, और वो प्रयास आज भी अलग अलग स्तर पे बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, ताकि नए बच्चों के दिमाग में जब वो बड़े होंगे, वो एक सफल नागरिक बनेंगे, तो उनके दिमाग में पुलिस के बारे में एक पॉजिटिव छवि रहे। तो ये काम भी राजस्थान पुलिस के द्वारा बखूबी किया जा रहा है। सर मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से रहा हूँ। 2003 में जो हमारे जो लोकल हमारा थाना है, उस थाने की विजिट हमें भी सिर्फ इसलिए करवाई गई,
और तमाम पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से हमें मिलवाया अवगत गया। कराया गया, हाँ, हाँ। मुलाकात करवाई गई। हाँ। और उन्होंने जो उधम सिंह जी सर हुआ करते थे वहाँ, उन्होंने कहा भी बच्चों मेरे सर पे देखो कोई सींग थोड़ी नजर आ रहे हैं। मैं कहा नहीं, बस सहजता से अपने जवाब दिया नहीं नजर आ रहे हैं। तो बोले ये सींग कभी होते भी नहीं, हम भी आप ही की तरह हैं। और फिर उन्होंने जो बात कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने हिस्से की ईमानदारी बरतें। बिल्कुल सही बात आपने कही। और अगर वो हो जाए तो फिर हम एक्चुअली कितनी बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, फिल्म में देखते हैं जी, कि घटना होने के बहुत देर तक वो दिखाते हैं कि पुलिस नहीं आई, उसी से हमारी छवि बिगाड़ी जाती है। लेकिन असलियत ये है कि रात को 2 बजे भी, अगर 3 बजे भी कोई पुलिस अधिकारी के पास या थाने पे या किसी भी अधिकारी के पास कोई टेलीफोन जाता है तो पुलिस वहाँ पहुँचती है, मुस्तैदी से मौके खड़े पे रहते हैं। मुस्तैदी पहुँचती है। आप किसी और विभाग का देखिए क्या होता है। बिल्कुल। और सर अपने आप में बहुत कम लोगों को, मुझे बहुत एक एज के बाद में पता लगा था कि इट इज़ अ जॉब कि जहां आपको 24/7 मुस्तैदी के साथ तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे जो कुछ साथी हैं जो हमारे कुछ पड़ोस में रहते हैं, सीआई साहब, हमारे इस्लाम साहब, वो बताते हैं कि जब कॉल आ जाता है तब जाना पड़ता है, कोई इसमें मतलब अपनी तरफ से कोई विकल्प है ही नहीं। तो सर वो एक मानते हैं कि किसी भी जॉब की हम बात करें 8 घंटे 12 घंटे, ये एक ऐसी जॉब है जो आपको 24 आवर्स, और हम उम्मीद ये करते हैं कि कुछ ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो, लेकिन बावजूद उसके दिमाग में वो कहता है कि सतर्कता, सावधानी वो पूरी तरह से बरतनी पड़ती है। बिल्कुल। और आपका भी जो कार्यकाल रहा, जैसा कि हमने देखा, बहुत चुनौती भरा रहा। जगह जगह आपके ट्रांसफ़र हुए और आप वहाँ पर सेवारत हुए। तो कौन सी ऐसी जगह बहुत जो मन को भा गई हो कि हाँ ये मुश्किल सवाल है सर। कौन सा ऐसा जहाँ बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा हो कि ऐसा वापस ना आए? क्योंकि जहां आप रहे वहां आपको बड़ा प्यार मिला, चित्तौड़ की भी एक हाँ। घटना उसमें शामिल है, लेकिन बावजूद उसके हम आपसे जानना चाहेंगे हाँ, कौन दोनों सी ही ऐसी जगह चीज़ें। जो आपको बहुत प्रिय लगी? दोनों ही चीज़ें। देखिए, मैं राजस्थान पुलिस सेवा में आया था। जी। मेरे लिए पूरा राजस्थान बराबर रहा। और पूरे 35 सालों के इस पूरे कार्यकाल में मुझे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हर जगह जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, बहुत लोगों का, हमारे पुलिसकर्मियों का बहुत सहयोग और अफेक्शन मिला। तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर जगह का कहना मुझे मुश्किल होगा। थोड़ा सा उस अन्य जगहों के प्रति अन्याय होगा। ये लेकिन ऐसा मैं ऐसा definitely- होगा कि जैसे वो माँ परिवार बच्चे- में किसी एक माँ को बच्चे चुनना वाला। हो कि मेरे इतने बच्चे रहे, इनमें से मेरी सबसे प्रिय मतलब जो बच्चा है या औलाद है वो कौन सी है, तो ये इसका जवाब नहीं, कोई नहीं दे सकता। अच्छा, मुझे लगता है। चुनौती लेकिन वाला अगर बात मैं करें ये तो बात चलिए, बताऊं प्रिय तो कि, सब रहे। मुझे हमेशा राजस्थान सरकार ने चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमेशा चुनौतीपूर्ण जगह पे पोस्टिंग, और अमूमन पूरे कैरियर में लंबा समय में फील्ड में ही मेरा रहा है। उसमें काफ़ी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र, जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग चुनौतियाँ थी। जैसे आपने चित्तौड़ का जिक्र किया, तो चित्तौड़ में कुछ कम्युनल और एनडीपीएस की तस्करियाँ, इस तरह के काफ़ी चीज़ें थी जी। वहाँ की चुनौतियाँ कुछ अलग किस्म की थी। हर वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट ताकि कम्युनल कोई भी चीज़ इशू फ्लेयर अप ना हो। इसी तरीके से राजसमंद, जिसको बहुत वैसे अमूमन शांत माना जाता है, लेकिन वो राजसमंद है, पाली है, ये भी इस तरीके के काफ़ी ऐसे क्षेत्र थे जो लगातार चुनौती देते रहे। मेरी पाली पोस्टिंग जो हिंडौन के डीवाईएसपी के तौर पे रही, और उस वक्त वो बहुत बड़ा सर्किल हुआ करता था, और उसमें आज 2-3 जिलों में वो अलग अलग उसके कुछ थाने डिवाइड हुए हैं। तो वहाँ की चुनौतियाँ, कानून व्यवस्थाओं की चुनौतियाँ बहुत अलग किस्म की थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बाद में जब मैं आईजी बना, तो राजस्थान की दोनों जो काफ़ी संघर्षशील और काफ़ी चैलेंजिंग रेंज मानी जाती है, भरतपुर और कोटा, उन दोनों जगह मुझे कार्य करने का मौका दिया गया। तो वहाँ भी आप जानते हैं भरतपुर के बारे में, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इस तरीके से कोटा रेंज, तो सभी की चुनौतियाँ बहुत अलग थी। और लेकिन बेसिक चुनौती वही रहती है हमेशा कि जनता के साथ जुड़ाव रख के क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उन सब चीज़ों में हमारे सारे साथियों के सहयोग से हमें काम करने का मौका मिला। सरकार ने मौका दिया, इसके लिए हमें बहुत जनता का जो प्यार, अफेक्शन मिला, उसके लिए सभी को बहुत धन्यवाद। नहीं, वो कहते हैं ना कि आज के जो बच्चे हैं कल को देश का भविष्य बनेंगे, और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पुलिस सेवा में आना चाहते हैं और तत्पर हैं उसके लिए, देश की सेवा करने के लिए। तो उनके लिए क्या संदेश की, मतलब कैसे वो तैयारी करें, या कैसे अपने किस कोर्स में वो जाएं, और किस तरीके से मानसिक और आत्मिक, शारीरिक तौर पर अपने आप को तैयार करें? अनीता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझे रखा है, क्योंकि कभी कभी लोग ये कहते हैं
कि पुलिस में जाके कोई क्या करेगा, पुलिस की नौकरी तो बड़ी ऐसी है, मतलब कुछ नेगेटिव फीलिंग्स के साथ भी कहा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, और ये अनुभव के तौर पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी जॉब है, ऐसी सर्विस है जो किसी आदमी को बहुत ज़्यादा मानसिक संतुष्टि दे सकती है, क्योंकि इसमें वो मौका है कि आप जनता और समाज के लिए कुछ काम कर सकें, प्रत्यक्ष रूप से सेवा दे सकते हर जगह। जैसे मैं किसी भी फील्ड को वो नहीं कर रहा, कहीं भी डाउनग्रेड करने की, हर फील्ड की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन ये डेफिनेटली एक ऐसी जगह है, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासनिक सेवा हो, जहाँ एक नए लड़का जो अपनी जॉब में अभी आया ही है, एज ए DYSP आया है, चाहे वो RPS आया है, चाहे IPS आया है, या इसी तरीके से कोई IAS आया है, SDM आया है, सीधा IAS कलेक्टर लगते हैं, उनके पास एक मौका है कम एज में। और किस जॉब में आप पाएंगे कि इतनी कम एज में 25 से 30 साल की जो एक युवा है, उसके हाथ में जनता की सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिले। इतने एक ज़िले का अगर वो कोई SP या कलेक्टर है, तो लाखों लोगों के लिए, भलाई के लिए उसके पास एक काम करने का मौका है जी। तो मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, चाहे किसी भी पोस्ट पे आप आएँ, उसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, तैयारी करें, ईमानदारी से प्रयास करें। ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ सेलेक्ट होंगे। और पुलिस का जॉब आपको, मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री, आपको मानसिक तौर पे ऐसा संतुष्टि देगा कि आपने कुछ अच्छा कार्य किया। वाह वाह। एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों को हम आज 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बधाई प्रेषित करते हैं, और साथ ही साथ यही कहते हैं, जैसा कि सर लगातार कह रहे हैं कि अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को प्रेरित रखिए, और ईमानदारी, या यूँ कहें कि जिंदा रखिए ईमान, और साथ ही कहिए कि राहें कर देंगे हम एक दिन आसान, और फिर ये जो राजस्थान है ये भी बन जाएगा महान। और हम तो साथ साथ क्या कहेंगे, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और इतनी सारी बातें जो हैं, इतनी खास बातें जो हो रही हैं, तो भाई अभी के आगे से आगे आज भी खास बात भी देख लें। बिल्कुल सही, तो आओ तो बठीन रुक कर लें आप, आज भी खास बात कहीं कहीं आओ। भारत में यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इस दिन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। देखिए, ये है 16 अप्रैल की खास बात। इस ट्रेन को चलाने के लिए साहिब सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन में 13 डब्बे थे। इस ट्रेन को डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना गया। इस ट्रेन को रवाना होने से पहले 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इस ट्रेन में करीब 400 लोग सवार थे। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यह है 16 अप्रैल की खास बात। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889, लंदन इंग्लैंड। मृत्यु 25 दिसंबर 1977, कोर्सियर सुरबेवे, स्विट्जरलैंड। एक ब्रिटिश हास्य अभिनेता, निर्माता, लेखक, निर्देशक और संगीतकार थे चार्ली चैपलिन, जिनके सब दीवाने, जिन्हें व्यापक रूप से स्क्रीन के सबसे महान हास्य कलाकार और मोशन पिक्चर इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक माना जाता है। आज इनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं। 16 अप्रैल की खास बात है। 1919 अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा और उपवास की घोषणा की। आज ही के दिन 14 अप्रैल के ठीक 2 दिन बाद, 14 अप्रैल जहां जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल को जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ था। बिल्कुल उसके तो सर एक बार फिर से हम तमाम दर्शकों को बता दें, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस प्रसन्न कुमार खमेसरा जी से हमारी बातचीत लगातार हो रही है। हाँ, और अब तक की जो बातचीत थी वो थी उनकी जिंदगी का एक पहलू। अब दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू की बात की जाए। बिल्कुल। तो शुरुआत करेंगे बचपन, IPS की पुलिस की पढ़ाई और उच्च पद तक जाना और संगीत की दीवानगी। ये तो अपने आप में कहानी जो है ना, कहानी नहीं, इसके आगे इतिहास हो जाती। मैं बताता हूँ। हाँ। जो तस्वीरें हम सब ने देखी, हाँ। जिनमें शैलेश टोडा साहब भी थे, जिनमें बड़े बड़े दिग्गज जो कलाकार हैं, जो मंच के बड़े बड़े कलाकार हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है सर, पिछली बार जब हम इस मंच पे थे तो मेरा एक सपना सर ने पूरा किया था। वो क्या था मैं बताऊं? क्या? हमारे जो कहते हैं शायरी की दुनिया के कुल के एक बहुत अजीम शख्स, हाँ। यूं कहे कि ऐसी शख्सियत जिन्हें लोग वसीम बरेलवी के नाम से जानते हैं, तो उन्हें सीधे यहाँ से कॉल किया गया था और हमारी बातचीत उनसे हुई थी। हाँ। और मेरा ये परम सौभाग्य था कि जो पहला हेलो जो मैंने ही किया था उनसे, तो मेरे लिए तो सर बहुत बड़ी बात है। तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे
कि वो जो जीजी बात करी है ना, बचपन से लेके वो जो शुरुआत हुई, हाँ। और वो सृजनात्मकता, वो क्रिएटिविटी, वो एक पहलू बनकर ऐसी उभरी कि बाद में सृजन द स्पार्क। तो सर अब ये पूरी कहानी आपकी ज़बानी वापस हम आपकी आपसे ज़बानी जानना सुनना चाहेंगे। चाहेंगे। अजर जी, बहुत बचपन से ही हमारे घर में क्योंकि उस ज़माने में रेडियोस कम हुआ करते थे, तो एक मर्फी का रेडियो घर पे हुआ करता था, और साथ के साथ एक ग्रामोफोन प्लेयर जो जिसको चाबी भर के चलाया जाता था, वो भी हमारे घर पे था। तो दादाजी और फादर को संगीत सुनने का काफ़ी शौक था, तो वही शौक हमारे विरासत अंदर में भी मिल गया। आ गया जी। और हमने भी संगीत सुनना बचपन से ही शुरू कर दिया था। स्कूल से जब आते ही 12:30 बजे रेडियो ऑन कर देते थे। उस वक्त आपका दूरदर्शन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि राजस्थान में शायद मेरे ख्याल से एक आध जगह ही, उस वक्त जयपुर में मेरे ख्याल से जयपुर के अलावा और शायद कहीं नहीं हुआ करता होगा। नहीं, लेकिन आकाशवाणी पूरी सेवा दे रहा था। आकाशवाणी सब जगह थी। जी। तो 12:30 से फिर एक जब आकाशवाणी पे जब गाने आते थे, उसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो की जो उर्दू सर्विस, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो अलग अलग समय पे, दिन में, मॉर्निंग में, रात में 12:30 से 1 वाला भी, जिसमें पुराने गाने जब चलते थे, जी, जी, जी। इसी तरीके से रेडियो सिलोन, जो हम लोग 8 बजते ही जो मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ करता था रेडियो सिलोन के गाने, तो और सहगल के गाने के साथ जब उसकी एंड हुआ करती थी, तो वहाँ से एक ऐसा शौक पुराने संगीत के प्रति बढ़ता चला गया। ये मैं कह सकता हूँ मुझे एक कमी रही, मैं कभी गाना सीख ना पाया, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना कभी आया नहीं जी। लेकिन संगीत के साथ पता नहीं ऐसी दोस्ती हुई कि आज वो परवान चढ़ता चला गया, और इसी तरीके से 2013 में कुछ दोस्तों के साथ में बैठ के ये फैसला उदयपुर में कुछ किया गया कि एक संगीत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त इतना सोचा नहीं था कि ये किस लेवल तक आगे जा सकता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, और वो क्रिएट सृजन द स्पार्क के नाम से हुआ। और आज बताते हुए अच्छा लग रहा है कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में अनेक जगह इसके चैप्टर्स काम कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने इसी सृजन द स्पार्क संस्थान के नाम से ही बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी अपने चैप्टर शुरू किए हैं, और वो लोग भी काफ़ी इसमें अच्छा फिल्म काम कर रहे हैं। तो झीलों की नगरी उदयपुर में सृजन द स्पार्क की नींव डली। आहा, और राजस्थान जिसके लिए कहा जाता है कि अपनी कला, साहित्य, और कहते हैं ना कि जो हमारी जो कलाकारी है, हाँ। पूरे विश्व विख्यात है ही अपने आप में। और बात की जाए अगर सृजनात्मकता की, सृजन शैली की, तो वो भी हमारे राजस्थान की बहुत मतलब कहते हैं उत्कृष्ट है, अपने आप में खास है। बिल्कुल। भांड गायकी की बात की जाए, चाहे हमारे यहाँ के कवियों की Traditional बात कुछ की भी, जाए, बिल्कुल, वो जो तो है। बिल्कुल हाँ। सब अपने अपने क्षेत्र में बड़े कमाल रहे हैं। तो सर राजस्थान से मतलब वो जो कहते हैं कि वो जो नाता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्ति, जिनकी छवि अक्सर और बेशतर वो कहते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल की भांति होती है, जिस तरह के पद पे आप रहे, तो उनसे हमेशा ये उम्मीद की जाती है भाई ये तो एक वो कड़े अनुशासन के साथ चल रहे हो, तो वहाँ से वो संगीत प्रेमी हो जाना, और फिर वो इतनी शिद्दत से हो जाना कि इसके बाद अभी 6 अप्रैल को आपने एक पूरी एकेडमी का भी शिलान्यास किया है। हाँ। तो ये भी अपने आप में बड़ा कमाल है। हाँ। तो सर हम जानना चाहेंगे, सृजन द स्पार्क का जो आइडिया आया वो तो आपने बताया कि कैसे आया, लेकिन कहते हैं ना कि इसके पीछे का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली इसके पीछे उद्देश्य जो आपने अभी मांड गायकी का नाम लिया, जैसे जी, आज मांड गाने वाले और नई जनरेशन में कितने लोग नए पैदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बहुत कम। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह जलाई भाई के बाद, नहीं। अल्लाह जलाई भाई के बाद में अभी जिनको इस वर्ष पद्मश्री मिला, अली गनी साहब, उनका भी अगर आप मांड गायकी आप सुनेंगे, हाँ। और इसी तरीके से राजकुमार रिजवी साहब जब सुनाया करते थे कि पधारो हमारे देश, तो मांड गायकी का अलग आयाम प्रस्तुत करते थे। आपने बेगम बैतूल जी जने पद्मश्री, बिल्कुल। तो कहने की बात ये है कि हम हमारी संस्कृति के जो मूल पड़ाव है, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, और जो हमारा अच्छा संगीत है, मैं शास्त्रीय संगीत पे ही अपने आप को केंद्रित करके नहीं रखना चाहूँगा। जो अच्छा संगीत है उसमें गज़ल भी हो सकती है, कुछ गीत भी हो सकते हैं, कुछ फिल्मी गाने भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि जो दौर हमने फिल्मी संगीत का देखा है सन 40 से लेके 75 तक या 85 तक भी, वो दौर आज हमें नज़र नहीं आता। तो उस तरफ हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें ये रुचि जागृत करने के लिए
सजंदा स्पार्क अपना प्रयास करता है। और जिस एकेडमी का आपने जिक्र किया है, तो कोशिश हमारे सारे मित्रों के द्वारा ये की जा रही है, और जिसका 6 तारीख को भी शिलान्यास भी प्रसिद्ध पोएट और एक्टर शैलेश अरोड़ा जी ने सेलो ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप राठौड़ के साथ मिलकर किया। और हमारे काफ़ी जो मित्र लोग इसमें साथ में लगे हुए हैं, उनके प्रयासों से हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी एक ऐसी जगह तैयार हो जहाँ राजस्थानी संगीत, हमारे फोक संगीत और इसके अलावा जो हमारे भारतीय संगीत और अन्य कलाओं की जो एक बेसिक जो चीज़ है, उसकी एक नई पीढ़ी को कुछ जानकारी दे सकें। ये एक सपना हमारे सारे दोस्तों का है, सजंदा स्पार्क का सभी जगह है। तो कोशिश सब जगह सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें एक छोटी सी कोशिश हमारे दोस्तों की भी है। वाह, राजस्थानी लोक संगीत तो वैसे भी इतना समृद्ध है और पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर चुका है। तो आप, और इतने कम टाइम में मैं कहूँगी, मात्र 10 साल, मतलब 2013 से ये 25 12 साल, हाँ, लगभग 10-12 सालों में इतने बड़े लेवल पे आपने जो इसको फैलाया है, इसकी खुशबू को, राजस्थान की माटी की खुशबू को। छोटा सा पौधा वटवृक्ष बनता हुआ दिखाई पड़ता है सर। कैसे देखते हैं सर आप ये पूरी यात्रा? एक्चुअली पूरी यात्रा जो भी आप कहेंगे वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ना एक व्यक्ति की है, ये सारे हमारे सहयोगी की। जैसे मैं आपको बताऊं, आज जयपुर में हमारे साथ में इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन सजंदा स्पार्क का जयपुर में बना हुआ है जी, उसमें यहाँ के काफ़ी अच्छे 260 लोग जुड़े हुए हैं जी। वाह, 260, 260। और इसी तरीके उदयपुर में करीब 150 लोग हैं, जोधपुर में हैं, कोटा में है, सब जगह ये लोग सक्षम भी हैं, कुछ अच्छे कलाकार भी उसमें जुड़े हुए हैं, और जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, या जो अपनी सेवाओं के माध्यम से संगीत में अपना रुचि जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक लोग, एक कारवां बनता चला जा रहा है। मैं अकेला ही चलाता वो जानिबे लोग, मंजिल, मगर लोग लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। वाह वाह वाह। पर जो युवा संगीत प्रेमी है, अभी हम बात करें, जुड़ना चाहे सृजन से, आपसे, तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं कि वो आके और अपनी कला का प्रदर्शन भी करें, या किसी भी माध्यम से संगीत की सेवा कर सकें? या मतलब उस स्टेज तक आना, उस मंच तक आने के लिए क्या प्रोसेस होता है? हाँ, वो हम क्यों आपसे नहीं? जानना नहीं, चाहेंगे। इसका कोई प्रोसेस नहीं है। एक्चुअली सजंदा स्पार्क में कोई भी व्यक्ति, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, कहीं भी उसको कहीं सुना है, और उनको लगता है ये अच्छा है, आगे बढ़ सकता है, तो उसको वो अपने प्रोग्राम्स में स्वयं बुला के मौका देते हैं। और किसी आर्टिस्ट को भी ये लगता है कि मुझे कहीं अच्छे लोगों के बीच में परफॉर्म करना है, तो हमारे किसी भी मेंबर को संपर्क कर लेता है, और हमें खुशी होती है कि उसको हमारे प्रोग्राम्स के बीच में मौका दें। हमने कितनी बार हमारे सजंदा स्पार्क के कार्यक्रम में, जहाँ बड़े आर्टिस्ट भी हैं, जैसे सुरेश वाडकर जी भी आए, पंकज उदास जी भी आए, और भी अनूप जलोटा जी भी आए, रोनू मजूमदार जी, काफ़ी मतलब देश के काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट आए। तो उन सब के प्रोग्राम में हमने नई टैलेंट को पहले अपना परफॉर्म करने के लिए, और उन जो बड़े आर्टिस्ट को हम ये कहते भी थे और कहते भी हैं कि आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपके साथ में कुछ हमारी युवा जो इस शहर के या और कहीं बाहर के हैं, जो आज हो सकता है कि अपनी पहली स्टेज प्रोग्राम दे रहे हों, तो वो लोग भी उसमें परफॉर्म करेंगे। और ये बड़ा, मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं, ये उनकी मानता है कि उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा, परमिट किया, स्वीकार किया, और उनका हौसला अफजाई की। तो भाई गीत संगीत की बातें हो रही है, तो सर से भी 2 लाइना सुना देखो सर, गुस्ताखी कर सकते हैं 2 लाइना सुनने की आपसे। मैंने आपको बहुत किसी भी रूप में मैं आपको बताया था, जैसे मैं कभी गाना गा नहीं पाया और कभी संगीत का कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजा पाया, लेकिन एक लाइन हमारे बहुत अजीज जो सजंदा स्पार्क के पैटर्न भी हैं, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, जिन्हें पद्मश्री लास्ट टाइम मिली थी। बिल्कुल, तो हमारी शान है, न सिर्फ राजस्थान की बल्कि हिंदुस्तान की शान है। तो वो हमारे सजंदा स्पार्क की भी बहुत बड़ी शान है। तो उनकी एक गज़ल की लाइन है जी, कि जर्रों से रह गुजर कर चमक अपनी छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। क्या तो उस भावना के साथ अगर सभी काम करें, मेरी तो एक अलग इशू था, मैं क्योंकि पुलिस जॉब में था, तो संगीत ने तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी, जब पुलिस की टफ जॉब से जब घर पे आते हैं, या क्योंकि आप मान सकते हैं कि लगातार फील्ड के जॉब में कितना तनाव रहता है,
घर पे आके एक अच्छा सुकून भरा संगीत जब शुरू कर देते हैं तो सारा तनाव वैसे ही दूर हो जाता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और सर, संगीत का तो जादू ही ऐसा है। वो जो एकेडमी का शिलान्यास था उस दिन एक खास बात और रही, और वो शायद ध्येय मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। जहां हमारे महान कवि शैलेश लोढ़ा जी ने एक बात कही कि देश में अगर पुनर्जागरण हुआ, जो अगर हम भूतकाल की बात करें, तो वो युद्ध से नहीं, सृजन और कलम के माध्यम से हुआ। और आज भी उसी की ज़रूरत है, और वो जो ज़रूरत पेश आ रही है उसमें कुछ जिम्मेदार लोग हैं जो न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आसान लबो लहजे में कहूँ, एक पुलिस कर्मी के नाते भी सर आप इस बात पर रोशनी डालिएगा कि यदि कोई व्यक्ति कला से जुड़ेगा तो शायद अपराध से कभी नहीं जुड़ेगा। और इस तरह की बात अगर पूरा समाज समझे तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये न सिर्फ बात में बड़ा कमाल है, बल्कि एक बहुत अच्छा एक सूत्र, एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बन सकता है अगर हम बात करें। तो सर कितना आप इससे अपने आप इत्तेफाक पाते हैं? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति न केवल संगीत बल्कि किसी भी आर्ट या कल्चर में जुड़ता है, किसी भी इवन लिटरेचर के किसी भी माध्यम से जुड़ता है जी, थिएटर से भी जुड़ता है, कहीं भी जुड़ता है, अगर वो कहीं पहले अपराधी रहा है या अपराध की तरफ थोड़ा मानस डेवलप होता जा रहा है, लेकिन अब वो अच्छी विधाओं की तरफ जब डेवलप उसका हो जाएगा रुख, तो आप ये मान के चलिएगा कि जब वो समाज के अच्छे लोगों के बीच में बैठेगा, उठेगा, तो उसके बीच में माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आएगी कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, और मुझे इस समाज की जो पॉजिटिव और रचनात्मक बातें हैं उसी में मुझे रहना चाहिए। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिनके पहले पुलिस के मुकदमे हुआ करते थे, और जब वो संगीत और ऐसी किसी आर्ट फॉर्म के साथ जुड़े तो उस पास्ट से वो बहुत धीरे धीरे अलग हट गए, और आज उनकी छवि बहुत अच्छे इंसान के तौर पे है, किसी अपराधी के तौर पे नहीं है। तो ये अपने आप में ऐसी बात है कि डाकू से वाल्मीकि हो जाना इस युग में भी इतना मुश्किल नहीं है, संभव अगर है। आप नियत करें और नियति की नियत को स्वीकारें और साथ में लग जाएं, और सृजन वो जो है अपने अंदर उसे लगातार एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलाते रहे। उसका एक मनन, उसका एक चिंतन जरूरी है। आपने सुना होगा ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जी, तो अगर खाली दिमाग रहने ही नहीं दें किसी व्यक्ति के दिल मन में, और वो कहीं ना कहीं व्यस्त रहेगा, तो डेफिनेटली वो अपराध की तरफ इसके पीछे एक मनोविज्ञान भी है। मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था और वहाँ मुझे यही पता लगा, जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल छोड़ दो, तो मोबाइल तो छुड़वा दिया आपने, उसके बदले में उसे दिया क्या, वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे अगर आपका मन है कि वो आउटडोर कोई एक्टिविटी करे, तो उसे क्रिकेट का कोई बैट पकड़ा सकते हैं, उसे कोई बॉल पकड़ा सकते हैं आप, तभी तो वो शायद डाइवर्ट होगा। वो कुछ वो खाली बैठेगा तो फिर उसके दिमाग में यही आ रहा होगा कि अब मोबाइल कितना चार्ज हो गया होगा, अब दोबारा इस्तेमाल करने लायक हुआ कि नहीं। तो वो सोचना होगा हमें कि हम लोगों से बहुत कुछ ले तो लेते हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने पूछने के लिए मुझसे कहा था कि सृजन 10 पार्क की हम बात करें और इतने बड़े मंच पे इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आते हैं, सर पुलिस महकमे से भी कुछ ऐसे लोग हैं? क्योंकि कुछ अभी बीते दिनों कुछ वायरल वीडियोस हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं वर्दी पहने हुए और बहुत सुरीला गाते हुए हमें पुलिस कर्मचारी अधिकारी नज़र आते हैं। हमारे वो कहते हैं राजस्थान के सिंघम अमृत कलश सर, उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कोरोना टाइम पे, और वो जो है मतलब अपने आप में बड़ी कमाल बात है कि इतने बड़े पद पर आसीन होते हुए भी उस जिम्मेदारी को ना भूलना। और अगर कोरोना काल की उसकी बात की जाए, एक बात और मैं शामिल कर दूं, लोगों ने पूछा कि भगवान की ड्रेस कैसी होती होगी, लोगों ने परिकल्पना की, तो लोगों का बस यही जवाब था, एक अच्छे जो समझदार लोगों का, कि वो जो डॉक्टर का अप्रैल और पुलिस की जो वर्दी, शायद इसी तरह की ड्रेस में, इसी तरह की यूनिफॉर्म में हमें जो है भगवान देखने को मिले, और जो उस वक्त हुआ भी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पुलिस महकमे से भी इस तरह का जब सृजन होता है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ऐसा हुआ कि इस महकमे से भी कुछ कलाकार हमने सृजन 10 पार्क के मंच पर देखे, जुड़े हों? आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, पुलिस विभाग में बहुत अच्छे कलाकार हैं, न केवल राजस्थान पुलिस में बल्कि पूरे देश की पुलिस में अगर आप ढूंढने जाएंगे जी, तो ऐसे अच्छे गायक, ऐसे अच्छे संगीतकार, ऐसे अच्छे पोइट खूब मिलेंगे। मैं काफ़ी ढेरों एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, बट व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम लेना उचित नहीं होता। जी जी जी। तो मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल पुलिस का जो एक पुलिस बैंड बना है जी, उसने न केवल एक रियलिटी शो में आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शो को जीता भी, और आज पूरे देश में वो हिमाचल पुलिस के उस संगीत के बैंड का प्रदर्शन होता है और लोग उसको बड़े चाव से देखते हैं। प्रोफेशनली उनको बुलाया जाता है। इसी तरीके से आज
जैसे राजस्थान पुलिस दिवस पे मैं आपको बताऊं कि पत्रिका गेट पे आज शाम को जी राजस्थान पुलिस बैंड्स का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन आज शाम को होने जा रहा है। जी जी तो चालना दीजिए आप। चाला बिल्कुल चाला भाया हाँ, अंडे जी सुई सर, चाला जी आपा सर। तो कलाएं पुलिस में और बहुत से आर्टिस्ट पुलिस में हैं, अच्छे लेखक भी हैं। अपनी सीमाओं में रहते हुए वो उन चीज़ों को पूरा अपने शौक को जनता के हित में पूरा कर रहे हैं। और मेरा जैसा पहले भी मैंने आपको कहा कि इन सब चीज़ों के माध्यम से पुलिसकर्मी जनता के साथ जुड़ता भी है, तो जनता के भी काम काफ़ी अच्छे आसान होते हैं। और जनता को जो एक मन में डर रहता है कि किसी पुलिस अधिकारी से या पुलिसकर्मी से कैसे मिलें, जी तो जब वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी शामिल है तो उन लोग जनता के लिए भी उनसे मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। जी आपको सृजन का पितामह कहा जाता है। आपने सेवा को सुर से जोड़ा है, इतनी खूबसूरत बात, मतलब इतना अच्छा काम आपने किया है। क्या भविष्य की योजनाएं हैं सर सृजन को लेकर, और क्या कला सृजन क्या होने वाला है? वहाँ भी कुछ प्रयोग और देखने को मिलने वाले हैं हमें। हमारे सभी साथियों का सब जगह अलग अलग जो हमारे चैप्टर्स बने हुए हैं, तो उन सब साथियों का यही है कि जैसा राजस्थान में या बाहर भी जहाँ देश में हमारे जो चैप्टर्स हैं, अच्छे संगीत को लगातार बढ़ावा देते रहें, अच्छे कार्यक्रम आयोजित करें जी। अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को हमारे अच्छे संगीत के प्रति जागरूक करें, अच्छी आर्ट एंड कल्चर की सारी, इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन पेंटिंग्स इसमें शामिल हैं, क्लासिकल डांसेस शामिल हैं और फोटोग्राफी भी इसमें शामिल हो सकती है। तो ऐसी रुचि जो अभिरुचियाँ जिनको हम कहते हैं अच्छी, उनके प्रति नई पीढ़ी कैसे आगे बढ़े जी। अगर उसमें हम लोग 5 कदम भी आगे बढ़ा पाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमारे सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। वाह सर, एक बात और मैं यहाँ से कहना चाहूँगा अजीजी था की मौजूदगी में, यार देखो 2 लाइना सुनो हमारी तरह कि उनके अदब की, उनके किरदार में कशिश बोलती है, उनके अदब की, उनके किरदार में कशिश बोलती है। जब वो बात करते हैं तो उनकी परवरिश बोलती है। क्या बात है। जब सर को देखता हूँ तो ये शेर अपने आप जहन में आता है, जिस सलीके से वो कहते हैं ना कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मस्त बहने का और अपनी मौज में रहने का। हाँ। तो सर खामोश रहकर अपने काम को जिस तरीके से आप अंजाम देते हैं, मैं वापस सर आपके महकमे की तरफ आपको रुख किए देता हूँ। नहीं, सर के बारे में ये भी लिखा था ना, जी। अपनी आंखों से कहीं शेर सुना सकते हैं और चुप रहकर भी हम शोर बचा सकते हैं। वाह वाह वाह। तो सर आपसे ये जानना चाहूँगा, जो पारिवारिक दायित्व की जब बात होती है श्रीमती जी, आज भी आप मतलब लोगों को ही पता है कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं लोगों को बता दूं अभी भी सेवाएं देने का दौर जारी है। आप ज़्यादा बिजी हैं। नहीं, वो बिजी कैसे हैं कि न सिर्फ जिनसे वादा किया था कि दूसरी पारी में आपको मतलब सबसे पहले हम अग्रिम श्रेणी में रखने वाले, अग्रिम श्रेणी में, वहीं अभी भी सर आप जो है वो लोगों की मॉनिटरिंग करना और वो काम भी आप बदस्तूर किए जा रहे हैं। तो सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो जो सेवा देने का जो भाव है उस पर मतलब दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, वो घट नहीं रहा है कहीं से कहीं तक। और मैडम का नज़रिया, और मैडम का नज़रिया और वो जो उनका साथ है, वो सर दोनों तीनों बातें आपकी बातों से अगर हम जानना चाहें तो सर कैसे देखते हैं सर इस पूरी प्रक्रिया? देखिए, शुरुआत से ही जैसा मैंने आपको बताया, कभी हमारे ग्रैंडफादर ने, पापा जी ने कभी रोका नहीं। जो भी हमने करना चाहा उसमें, जबकि मैं 9वीं 10वीं में था, रोका नहीं। कॉलेज में आने के बाद जब मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद एक बार मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। उसमें भी जबकि फादर खुद बड़े अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को यह नहीं कहा कि क्या कर रहे हो। मतलब बीएससी के दौरान आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? हाँ, बीएससी के बाद। ये मुझे भी नहीं पता था सर, ये हमारे दर्शकों को पता लगे। मेरा एमएससी जियोलॉजी में एडमिशन हुआ था, जो उन दिनों बड़ा दुर्लभ हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद मुझे अचानक ये लगा कि नहीं, अब बिजनेस की तरफ जाएंगे। तो मैं अहमदाबाद चला गया चाचा जी के साथ में। तो वहाँ एक मेरे मित्र का लेटर आता है। वो मित्र का लेटर मेरे चाचा जी ने पढ़ लिया, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी हिंदी लिखी हुई थी। तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था, इतनी बढ़िया हिंदी कौन लिख रहा है। तो उस लेटर को उन्होंने पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि 2 नावों की सवारी करना उचित नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में कहीं था कि प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना चाहिए। तो उधर मैं बिजनेस की तरफ चला गया था, साथ में किताबें भी लेके गया था। तो तब चाचा जी ने 2 साल के लिए मुझे छोड़ा और मुझे कहा कि तुम एक बार तैयारी कर लीजिए। उसी दौरान मैं वापस उदयपुर आया। तो
फिर ये क्रिसमस से सिलसिला पहले ही इधर अटेम्प्ट में चला। मेरा सिलेक्शन हो गया हाँ। जी जी और लाइन एकदम से चेंज हो गई। तो ऐसी चीज़ें चला करती है। तो शादी के बाद धर्मपत्नी का सहयोग पूरा रहा। उसके बाद में जब 89 में जब मेरी मैरिज हुई, शादी हुई, तो वाइफ भी कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ा और हमेशा हमारे साथ रहे। जी। तो वही प्रवृत्ति आगे तक हमारे साथ बराबर चलती रही कि दोनों बच्चे, एक सन और एक डॉटर, तो उनकी परवरिश के लिए, और क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब थी तो अलग अलग जगह जाना रहता था, तो हमेशा वो साथ रहे। बच्चों को हमने शुरुआत से 10वीं क्लास तक हमें साथ में ही रखा, जी, जी। ताकि कभी कभी मुझे लगता था कि कम उम्र में हो सकता है वो भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि मैं भगवान महावीर के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ कि कोई हर एक का अपना एंगल रहता है किसी भी चीज़ के प्रति। लेकिन मेरा सोच ये था कि बच्चों को 10वीं तक एक पारिवारिक मूल्यों के साथ ही रखा जाए, उसके बाद ही उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो सन आज IIT रुड़की से MBA करने के बाद में, और डॉटर ने निरमा से MBA किया, तो दोनों की पारिवारिक जो एक शैक्षणिक और सारा जो ध्यान रखना था वो हमारी पत्नी के द्वारा बिल्कुल निभाया उन्होंने, और हमेशा मेरा साथ देते हुए बच्चों का भी बराबर ध्यान रखा। आज दोनों बच्चे अपनी जगह बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं, और अपनी मैरिज के बाद में दोनों अपनी पारिवारिक ज़िंदगी काफ़ी अच्छी जी रहे हैं। अच्छा सर, आपसे अगर मैं ये जानूं कि ये तो आपने उस परिवार की बात करी जो औपचारिक रूप से आपका परिवार है, लेकिन बात करूं इससे भी बड़ा आपका परिवार ये पूरा पुलिस महकमा है, या यूं कहें जनता को भी अपना परिवार मानना, ये पुलिस महकमा आपको सिखाता है। तो सर यहाँ भी जैसे जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की बात कर रहे हैं सर, जो डिजिटल या यूं कहें कि साइबर रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए भी आपने काफ़ी काम किया। आपने लोगों को न सिर्फ अवेयर किया, भरतपुर और कोटा जब पोस्टिंग आपकी रही तो आपने बहुत अच्छा खासा इस पे काम किया सर, उसके बारे में भी हम आपसे संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बिल्कुल। देखिए, आज साइबर क्राइम सबसे बड़ी समस्या है। पुरानी किस्म के क्राइम, घरों में घुस के चोरी करना, ये अब इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी कुछ जगह चोरियां अभी भी हो रही, लेकिन जो चोर घर में घुस के 1 लाख ले जा रहा है, 50,000 ले जा रहा है, उससे बड़ी चोरियां साइबर क्राइम वाले कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी ठगियां कर रहे हैं। तो उनको आज हमारे 70% क्राइम साइबर क्राइम से किसी न किसी रूप में रिलेटेड हैं। और पुलिस ये कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि राजस्थान पुलिस ने इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम लगातार करती जा रही है, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसमें की है। हाँ। आज की तारीख में आप देखेंगे कि साइबर क्राइम पहले जो झारखंड से हुआ करता था, भरतपुर मेवात के भी कुछ क्षेत्रों में हुआ करता था, तो अभी के वहाँ जो वर्तमान अधिकारी हैं उन लोगों ने काफ़ी उसको अच्छा कंट्रोल, उसका परसेंटेज बिल्कुल कम होता जा रहा है, और आज ये भी एक तरह का सृजन है। हाँ। तो सर आज आए इतने मतलब पवित्र दिन जिसको कहेंगे हमारा बिल्कुल राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के दिन, और इतनी अच्छी बातें आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत धन्यवाद।